हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है, कल हमने बात करी थी पुष्प के बारे में। पुष्प की जो संरचना है उसके बारे में समझा था, उसके भागों के बारे में समझा था। ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे पुष्प के अंदर जो प्रोसेस होती है, दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे कि एक हम बात कर लेते हैं लघु बीजाणु जनन और दूसरा होता है गुरु बीजाणु जनन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 12वीं क्लास के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाता है तो इसके साथ में और आपको और भी जो बाकी जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले रहेंगे वो सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो हमने जो कल चर्चा करी थी पुष्प के भागों के बारे में कि पुष्प की जो संरचना हमने देखी थी, बाह्य आकारिकी देखी थी, उस बाह्य आकारिकी को हम समझ लिए थे। आज थोड़ा सा हमारे को आंतरिक आकारिकी समझना रहेगी। ठीक है ना। कि पुष्प के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि परागकोश होता है। ठीक है ना। परागकोश के बाद में उसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। उसके फिर हमने बात करी थी मादा जनन अंग में, तो अंडाशय की बात करी थी। अंडाशय के अंदर हमने किसकी बात करी थी? बीजांड की। तो बीजांड के अंदर हमने बोला था कि अंड कोशिका का निर्माण होगा। तो सर ये सारी प्रोसेस होती कैसी है, इसी को हमारे को समझना है। ठीक है ना। तो आज बहुत बढ़िया हमारा सेशन रहेगा। अगर जिसने इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देख लिया उसको प्रॉपर तरीके से लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस समझ में आ जाएगी। हम आज केवल एक प्रोसेस देखेंगे लघु बीजाणु जनन की, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं कि अगर कोई सा भी जीव हो, जैसे कि हम पादप की बात कर लें या कोई सा भी जीव की बात कर लें, तो शरीर के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं होगी बेटा? दो प्रकार की। ये सर क्यों बता रहे हैं? तो ये अति आवश्यक है क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। दो प्रकार की कोशिका होगी बेटा। कितने प्रकार की कोशिका होगी? दो प्रकार की। ठीक है। एक जो होती है नंबर एक, वो होती है कायिक कोशिका। कौन सी कोशिका होती है बेटा? कायिक कोशिका, जिसको हम कहते हैं सोमेटिक सेल। क्या कहते हैं बेटा? सोमेटिक सेल। ठीक है ना। कायिक कोशिका, सोमेटिक सेल। शरीर की जितनी भी कोशिका है, संपूर्ण कोशिका को हम कायिक कोशिका कहते हैं, बट केवल जनन कोशिका को छोड़कर। किसको छोड़कर बेटा? जनन कोशिका को छोड़कर। शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिका हैं, संपूर्ण कोशिका को हम कायिक कोशिका कहते हैं, लेकिन जनन कोशिका को छोड़कर। बार बार बेटा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कायिक कोशिका जो रहेगी, इसके अंदर जो गुणसूत्र रहेंगे, इन गुणसूत्रों की संख्या के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये जो गुणसूत्र की इनकी संख्या रहेगी, ये द्विगुणित रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा? द्विगुणित। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये द्विगुणित 2n रहते हैं। कैसे रहते हैं? 2n। ठीक है ना। कायिक कोशिका में गुणसूत्र कैसे रहेंगे? द्विगुणित रहेंगे, 2n रहेंगे। और सेकंड जो कोशिका रहती है बेटा, वो रहती है जनन कोशिका। कौन सी कोशिका रहती है? जनन कोशिका। ठीक है ना। जनन कोशिका को हम जनरेटिव सेल्स भी कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहेंगे? जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स कहेंगे। ठीक है ना। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो इसके अंदर ये मात्र दो होती है। कितनी होती है? दो। पादपों में भी बात करेंगे और जंतुओं में भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर जंतुओं में बात कर रहे हैं तो एक तो होती है बेटा अंडाणु। कौन सी होती है? अंडाणु। और दूसरी होती है शुक्राणु। कौन सी होती है बेटा? शुक्राणु। आपको जाहिर सी बात है पता है कि अगर नर है तो नर के अंदर क्या रहेगा? शुक्राणु रहेगा, और अगर मादा है तो मादा के अंदर क्या रहेगा? अंडाणु। ये दो जनन कोशिकाएं रहती है। अब हम किसी भी जीव की बात कर रहे हैं तो अगर मान लो कि हम मादा की बात कर रहे हैं तो मादा के अंदर एक कौन सी कोशिका रहेगी? अंडाणु। और बाकी एक कौन सी रहेगी? कायिक। एक कोशिका की बात नहीं कर रहे, मतलब जितनी भी कोशिका रहेगी वो सारी कोशिका कौन सी रहेगी? कायिक। और एक कौन सी रहेगी? अंडाणु कोशिका रहेगी। मतलब समस्त कोशिकाएं, शरीर की समस्त कोशिकाएं कौन सी कोशिका होगी? कायिक कोशिका होगी, लेकिन जनन कोशिका को छोड़कर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अंडाणु। और अगर पादपों में बात करें तो वहां पर भी हम बोल सकते हैं एक होगी अंड कोशिका, जिसके हम अंडाणु ही कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अंडाणु। ठीक है ना। अंड कोशिका जिसको हम वापस से हम क्या कह सकते हैं? अंडाणु कह सकते हैं। और दूसरी जो यहाँ पर रहेगी वो रहेगी
सेकंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रहता है परागकण। क्या रहता है बेटा? परागकण, ठीक है ना। पादपों में हम क्या बोल देंगे इसको? परागकण। ये भी जो कोशिका रहेगी, अब इनको सर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसीलिए कि आगे आपको जाकर कंफ्यूज क्रिएट ना हो, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर हमारे को समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है ना। तो जनन कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र रहते हैं ना बेटा, जनन कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र रहते हैं वो रहते हैं बेटा अगुणित। कौन से रहते हैं? अगुणित, जिसे हम कहते हैं हेप्लोइड। क्या कहते हैं बेटा? हेप्लोइड कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा? एन से। अगर द्विगुणित रहेगी तो उसे हम किससे दर्शाएंगे बेटा? 2n से। और द्विगुणित को हम डिप्लोइड भी कह देते हैं। क्या कहते थे बेटा? डिप्लोइड, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे को आगे चलकर देखना पड़ेगा कि कौन से द्विगुणित कोशिका है, कौन सी अगुणित कोशिका है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जितनी भी जनन कोशिका की आपको बात की जाए उसको हम कहेंगे अगुणित, ठीक है ना। और जो कायिक कोशिका रहेगी उसको हम कहेंगे द्विगुणित, ठीक है ना। मतलब कायिक कोशिका जो रहती है ना वो द्विगुणित होती है, उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसे होती है? द्विगुणित। और जनन कोशिका के अंदर बेटा कैसी रहेगी? अगुणित, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? केवल मैं बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और किसी भी जीव के अंदर हम बात करें गुणसूत्रों के प्रकार की, तो गुणसूत्रों के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बेटा गुणसूत्रों के प्रकार। गुणसूत्रों के प्रकार की बात कर रहे हैं, सामान्य प्रकार की बात कर रहे हैं। तो एक होता है बेटा ऑटोसोम। कौन सा होता है? ऑटोसोम। आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में, लेकिन अभी मेरे को जानकारी देना पड़ेगी क्योंकि आपको मेरे को लघु बीजाणु जनन पढ़ाना है। एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं बेटा हेट्रोसोम। कौन से होते हैं? हेट्रोसोम। ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं जैसे कि हम किसी भी बात करते हैं कि जैसे नर है वो मादा है, दोनों में समान रहे। दोनों में कैसे रहे बेटा? समान गुणसूत्रों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और इधर जैसे कि मान नर है और इधर क्या है? मादा। इन दोनों में कैसे रहे बेटा? असमान। कैसे रहे? असमान गुणसूत्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं? हेट्रोसोम। सर कैसे? तो हम बात कर रहे हैं जैसे मनुष्य का उदाहरण ले लेते हैं बेटा। किसका उदाहरण ले लेते हैं? मनुष्य का। मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र रहेंगे 2n बराबर रहते हैं बेटा 46। कितने रहते हैं? 46 रहते हैं। ये द्विगुणित का संख्या है बेटा। कैसी संख्या है? द्विगुणित। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब एक नए जीव का निर्माण करना होता है, एक नई संतति का निर्माण करना होता है, तो उस समय पर कौन सी कोशिकाएं आएगी? जनन कोशिका। और जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होनी चाहिए? अगुणित होनी चाहिए। तभी जाकर बेटा जो नई संतति कोशिका आएगी उसमें वापस गुणसूत्रों की संख्या वही के वही बनी रहेगी। अरे बात समझ में आ रही है? सर ये कैसा होता है? तो आपने 11वीं में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, और दूसरा पढ़ा होगा बेटा आपने अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। और किसका निर्माण होता है? तो जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? जनन कोशिकाओं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ जैसे कि नर है और मादा है, तो नर में हम बात करते हैं 22 जोड़े। हम इसको n बराबर अगर बोले, n बराबर कितने हो जाएंगे बेटा? 23। मतलब जोड़ों की बात करें, अगुणित संख्या की बात करें तो कितने हो जाती है? 23 जोड़े। कितने जोड़े हो जाएंगे बेटा? 23 जोड़े। 23 जोड़े में से 22 जोड़े नर में, और जैसे कि हम इधर भी बात कर रहे हैं तो इधर भी कितने जोड़े रहेंगे? 23 जोड़े। तो इसमें 22 जोड़े ये दोनों कैसे रहते हैं बेटा? समान रहते हैं। कैसे रहते हैं? समान। मतलब कि 22 जोड़े नर में 22 जोड़े और मादा में 22 जोड़े, दोनों कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। इन समान गुणसूत्रों की संख्या को जैसे ये वाले जो रहेंगे इनको कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं बेटा? ऑटोसोम। लेकिन आपको पता है अब हम बात कर रहे हैं नर में, तो नर में एक जोड़ा और बच गया है जिसको हम कहते हैं 23वां जोड़ा। कौन सा जोड़ा कहते हैं? 23वां जोड़ा। और इधर मादा में भी बेटा कौन सा बच गया है? 23वां जोड़ा। तो ये जो 23वां जोड़ा रहता है इनको हम लैंगिक गुणसूत्र भी कहते हैं। अब ये जो 23वां जोड़ा है मतलब हम संख्या में बात करें तो कितना जोड़ा हो गया बेटा? एक जोड़ा। और इधर भी हम बात करें तो कितना जोड़ा? एक जोड़ा, ठीक है ना। एक जोड़ा मतलब संख्या में कितने हो जाएंगे? ये 2 हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे? 2। संख्या में हम कितनी बात करें? 2। और इधर भी कितनी बात करें? 2। अब नर में जो ये है, ये वाले जो रहते हैं वो रहता है XY। बेटा क्या रहता है? XY। और मादा में ये जो रहते हैं ये रहता है XX, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों की जो बात कर रहे हैं ये दोनों क्या रहते हैं? असमान रहते हैं। तो असमान गुणसूत्रों को ही हम क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोसोम। क्या कहते हैं? हेट्रोसोम। और समान को हम क्या कहेंगे? ऑटोसोम। इतनी बात समझ में आ गई है बेटा? ठीक है ना। थोड़ी सी बेसिक बात बताना चाह रहा था मैं। वैसे आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इस सारी चीजों को, लेकिन अभी थोड़ा सा बताना की आवश्यक था, ठीक है ना।
चलो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं इसके अंदर मुख्य रूप से आपको बहुत सारी क्रियाओं को देखना पड़ेगा, घटनाओं को देखना पड़ेगा। तो कुछ बातें मैं और समझा दूं आपको, फिर हम बढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन पर। किस पर बढ़ते हैं बेटा? लघु बीजाणु जनन पर। बातें क्लियर हो रही है? ठीक है। चलो हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर परागकण आता है, हम शुक्राणु अंडाणु पर ही समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर अंडाणु आया है, यहाँ पर शुक्राणु आया है, या फिर आप बोल दो कि अलग अलग संरचना बना दो सर। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इस संरचना को एक अंडाणु बोल दिया है और यहाँ पर इस संरचना को हमने मान लो कि बोल दिया परागकण। जब ये आएंगे ये दोनों कहलाते हैं युग्मक। क्या कहलाते हैं बेटा? युग्मक। ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको अगर मान लो परागकण मान लो तो ये क्या हो जाएगा? नर युग्मक। और अगर इसको हम अंडाणु मान रहे हैं तो ये हो जाएगा मादा युग्मक। कौन सा युग्मक हो जाएगा बेटा? मादा युग्मक। ठीक है ना। अब मादा युग्मक हम लिख भी दें, यहाँ पर इसको बोल दो परागकण। क्या बोल दो? परागकण। और इधर बोल दो अंडाणु। ठीक है ना। यहाँ पर सारी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बनता है कि निषेचन की क्रिया के द्वारा हम जब बात करते हैं कि पूर्णतः बीज बनने तक की जितनी भी प्रोसेस रहती है उनको थोड़ा सा एक नज़र में हम देखते हैं। तो ये जब बात करते हैं आगे आपस में मिलेंगे तो आपस में मिलने के बाद एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं बेटा निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। और निषेचन से बनता है बेटा जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। निषेचन से क्या बनेगा? जाइगोट। और इसी जाइगोट को हम कहते हैं बेटा युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। ठीक है ना। अब ये जो युग्मनज रहेगा ये आगे चलकर बन जाएगा बेटा भ्रूण। क्या बन जाएगा? भ्रूण। आगे चलकर क्या बन जाएगा? भ्रूण। और इसी भ्रूण को हम कहते हैं बेटा एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। ठीक है ना। अब जो ये एम्ब्रियो है, ये भ्रूण है, आगे चलकर विकसित विकास होने के बाद ये बन जाता है। हम पादपों में बात कर रहे हैं तो बेटा बीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बीज। और इसी को हम कहते हैं सीड। क्या कहेंगे बेटा? सीड। अब सर यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो प्रोसेस है हमारे को यहाँ पर कम दिख रही है, लेकिन बहुत सारी क्रियाओं का निर्माण होता है। तो हम बात कर रहे हैं 3 प्रकार की प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं नंबर 1 पर कि निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना की बात कर लेते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना मुझे बताओ अगर बेटा अगर निषेचन हो रहा है तो निषेचन के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता रहेगी? तो युग्मक की आवश्यकता रहेगी। किसकी आवश्यकता रहेगी बेटा? युग्मक की। तो सबसे पहली क्रिया तो यहाँ पर यही होगी ना कि युग्मक निर्माण। क्या होगा बेटा? पहली क्रिया युग्मक निर्माण। और इसी युग्मक निर्माण को तो अभी हम पढ़ेंगे, इसी को पढ़ने जा रहे हैं। पहली क्रिया कौन सी होगी बेटा? युग्मक निर्माण। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं युग्मक निर्माण की कितनी क्रिया रहेगी? तो 2 रहेगी बेटा। कितने रहेगी? 2। अब हम बात कर रहे हैं एक क्या रहेगा? तो एक रहता है परागकण का निर्माण और एक इधर रहेगा अंडकोशिका का निर्माण। तो हम बोल देते हैं यहाँ पर लघु बीजाणु बनेगा। क्या बनेगा बेटा? लघु बीजाणु। ठीक है, इसका निर्माण होगा। और एक का होगा गुरु बीजाणु। किसका निर्माण होगा बेटा? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु मतलब अंडकोशिका, आगे चलकर गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होगा? अंडकोशिका का। और लघु बीजाणु से किसका निर्माण होगा? परागकण का। तो लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। क्या कहेंगे बेटा? लघु बीजाणु जनन। तो आपसे केवल ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाए कि बताओ लघु बीजाणु जनन प्रोसेस कैसी है? तो निषेचन पूर्व घटना है बेटे। कैसी घटना है? निषेचन पूर्व घटना। और इस लघु बीजाणु जनन को ही हम कहते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कहेंगे बेटा? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कहा जाएगा? माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाएगा। ठीक है ना। और इधर जब निर्माण होगा इसका गुरु बीजाणु का तो इसको हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्या कहेंगे बेटा? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है ना। गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस भी जो रहेगी वो कब होगी बेटा? तो ये निषेचन के पहले होगी। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है सर, हमारे क्लियर हो रहा है। और इसको सम्मिलित रूप से अगर बात करें ना बेटा, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया जो रहेगी सम्मिलित रूप से हम बोल दें तो इसको बोल देते हैं बेटा गेमेटोजेनेसिस। क्या बोल देते हैं? गेमेटोजेनेसिस। ठीक है ना। गेमेटोजेनेसिस। ठीक है ना। तो ये सारी प्रोसेस कब हो रही है? निषेचन के पहले हो रही है बेटा। कब हो रही है? निषेचन के पहले। अब पादपों में एक बात और आती है यहाँ पर
कि पादपों में क्या आता है, तो परागण होना है। क्या होना है बेटा, परागण। निषेचन के पहले परागण अति आवश्यक है, ठीक है ना। परागण अगर नहीं हुआ तो निषेचन नहीं होगा, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं पोलिनेशन। क्या कहते हैं बेटा, पोलिनेशन। ये आपकी दूसरी यहाँ पर बात कर ले, युग्मक निर्माण में हमने बात कर ली है। यहाँ पर अब होगा परागण। क्या होगा, परागण। जब परागण होता है ना उस समय पर भी दो बातें आती है, एक परागण के पहले और एक परागण के बाद। तो परागण के पूर्व परिवर्धन, परागण के पूर्व परिवर्धन। परिवर्धन मतलब यहाँ पर बेटा हो जाएगा कि वृद्धि करेगा, परिपक्व होगा, ठीक है ना। परागण के पूर्व परिवर्धन, और यहाँ पर बात कर लेंगे परागण के पश्चात परिवर्धन। परागण के पश्चात परिवर्धन, ठीक है ना। दो बातें होगी। कितनी बातें होगी बेटा, दो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि निषेचन, ये सारी प्रोसेस करने के लिए हमारे को कितनी प्रोसेस की आवश्यकता होती है, उन बातों को तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ निषेचन पूर्व घटना। निषेचन तो होगा ही, हमारे को पता है कि ये वाली जो प्रोसेस रहेगी इसके लिए हमारे को इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए जितनी भी प्रोसेस होगी वो हम उन प्रोसेसों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होगा, सॉरी ये बेटा माइक्रोस्पोरोफिल नहीं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रहेगा। क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इधर क्या रहेगा बेटा, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। तो इनको सम्मिलित रूप से हम कह देते हैं गेमेटोजेनेसिस। और फिर होगा परागण। क्या होगा बेटा, परागण। और परागण में कितनी बातें होगी, तो परागण के पूर्व परिवर्धन और परागण के पश्चात परिवर्तन। तो ये दोनों होने के बाद फिर यहाँ पर तीसरी प्रोसेस यहाँ पर आएगी बेटा। हम अब ये इसके अंदर की बात हो गई है, हम अब मुख्य दूसरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर बेटा क्या होगा, निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन। निषेचन जिसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। ये मुख्य प्रोसेस रहेगी। तो ये इसको हम सेंटर में ले लेते हैं बेटा। कहाँ ले लेते हैं, सेंटर में। ये निषेचन हो गया, निषेचन के पहले की घटना। अब बेटा कौन सी घटना आएगी, निषेचन के बाद वाली। तो नंबर 3 पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आता है बेटा निषेचन पश्चात घटना। कौन सी घटना आएगी, निषेचन पश्चात घटना। अब निषेचन पश्चात घटना में बेटा आप मुझे बताओ कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहले तो यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होगा। मतलब जाइगोट को हम क्या कहते हैं, तो युग्मनज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, युग्मनज। तो सबसे पहले तो क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा, युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण होने के बाद बेटा दूसरी बात देखो, अब यहाँ पर जाइगोट बन गया है। क्या बन गया है, जाइगोट। जाइगोट के बाद आपको पता है किसका निर्माण होगा, भ्रूण का। तो दूसरी प्रोसेस हमारे यहाँ पर आ जाती है भ्रूणोद्भवन। क्या आ जाती है बेटा, भ्रूणोद्भवन, ठीक है ना। इस भ्रूणोद्भवन को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है ना। इस भ्रूणोद्भवन को हम क्या कह देंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर जैसे भ्रूण बन जाता है तो फिर भ्रूण का क्या होगा, विकास होगा। भ्रूण का विकास। और भ्रूण का विकास होने के बाद किसका निर्माण हो जाएगा बेटा, बीज का। किसका हो जाएगा, बीज का। तो फिर हम पढ़ लेते हैं सीड। क्या पढ़ लेते हैं बेटा, सीड। बीज के बारे में। किसके बारे में, बीज के बारे में। तो ये सारी प्रोसेस हो गई है। मेरे को यही समझाना था कि अगर ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ क्या रहे बेटा, तो पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, उस पे पादपों में लैंगिक जनन। तो ये सारी प्रोसेस होगी। ये सारी प्रोसेस होने के लिए इतनी सारी चर्चाओं को हमारे को करना रहेगा, ठीक है ना। ये सारी चर्चाएं अब मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार की हो गई। इसके अंदर कितने प्रकार की हो गई, ये 3। तो सबसे पहला कौन सा है, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा कौन सा है, परागण, सॉरी परागण नहीं, दूसरा कौन सा है, निषेचन। और तीसरा कौन सा है बेटा, निषेचन पश्चात घटना। 3 घटनाओं की बात करेंगे। निषेचन पूर्व घटना हमारे सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, युग्मक निर्माण। जब तक युग्मक निर्माण नहीं होता, मुझे बताओ निषेचन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। निषेचन युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं बेटा गेमेटोजेनेसिस। कितनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी इसके अंदर, तो सब 2 करनी पड़ेगी। पहली कौन सी रहेगी बेटा, लघु बीजाणु के निर्माण की, और दूसरी बात करेंगे गुरु बीजाणु के निर्माण की। लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को बेटा हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को बेटा क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन। और इंग्लिश में इसको कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसको कहा जाएगा बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। जब युग्मकों का निर्माण हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा बेटा परागण। लेकिन इससे परागण के पहले भी कुछ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि परागण के पूर्व परिवर्तन। मतलब जब परागण नहीं हुआ है उसके पहले क्या क्या वृद्धि हो रही है, उसको हम कहेंगे परागण के पूर्व परिवर्तन।
और फिर क्या हो जाएगा बेटा परागण। तो परागण के बाद फिर क्या होगा, तो परागण के पश्चात जो भी परिवर्तन होंगे उसको हम समझेंगे, ठीक है ना। परागण हो जाने के बाद फिर क्या होगा बेटा, तो परागण हो जाने के बाद फिर हो जाएगा निषेचन, और निषेचन हो जाने के बाद आपको पता है कि फिर उसके बाद क्या होगी, निषेचन पश्च घटनाएं आएगी, मतलब युग्मनज का निर्माण होगा बेटा। किसका निर्माण होगा, युग्मनज का। फिर युग्मनज का विकास होता है तो किसका निर्माण होगा बेटा, भ्रूण का, और भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर उसके बाद भ्रूण का विकास हो गया, फिर उसके बाद किसका निर्माण हो जाएगा, सीड का, बीज का निर्माण हो जाएगा। तो इस सारी बातों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, यही बातें हमारे को पढ़नी है और यही बातें अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात रहेगी बेटा आपके पास में लघु बीजाणु जनन। क्या रहेगी, लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना। तो अगर अब स्टार्ट करते हैं लघु बीजाणु जनन की। सर लघु बीजाणु जनन क्या है, कैसे होता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। आपको बताया गया था बेटा कि जो लघु बीजाणु है मतलब परागकण, उसके बाद में लघु बीजाणु के बाद में किसका निर्माण होगा, तो परागण का होगा। किसका, सॉरी परागकण का होगा। किसका होगा, परागकण का। अब परागकण के निर्माण की बात करेंगे, मतलब सबसे पहली प्रोसेस हम बात कर रहे हैं लघु बीजाणु जनन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना। लघु बीजाणु जनन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा पहले इसको ये पढ़ने के पहले यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसके भागों को। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसके भागों को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि परागकोश मैंने आपको बताया था कि अब ये प्रोसेस कहाँ होगी, तो ये होगी परागकोश में। कहाँ होगी बेटा, परागकोश में। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ। इसके भागों को समझने के लिए सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं, ये होता है परागकोश, थैली के समान संरचना। उसके बाद एक होता है पुतंतु, धागेनुमा संरचना, ठीक है ना। तो इस संपूर्ण संरचना को हम परागकोश कहते हैं, और इसको संपूर्ण संरचना को हम कहेंगे पुंकेसर। क्या कहेंगे बेटा, पुंकेसर। लेकिन अब इस परागकोश के अंदर जैसे ही जाएंगे हमारे को दो भाग मिलेंगे। कितने भाग मिलेंगे बेटा, दो। तो इन दो भागों को हम कहते हैं, नाम को बेटा अति आवश्यक ध्यान से पढ़ना, भूलना नहीं है। इन दो भागों को हम कहेंगे बेटा पाली। क्या कहेंगे, पाली, या इसी को बेटा हम कहते हैं लोब्स। क्या कहते हैं, लोब्स, या इसी को हम कहते हैं बेटा थेका। क्या कहेंगे, थेका, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इस पाली के अंदर जाते हैं ना, तो हर पाली हमारे को दो भागों में मिलेगी। कितने भागों में मिलेगी, दो। पाली कितनी है बेटा, दो है। तो दो पाली है तो भाग इसके, एक पाली के दो भाग रहेंगे, तो दो पाली के कितने भाग हो जाएंगे बेटा, चार। कितने हो जाएंगे, चार। तो इन चार भागों को जो रहेंगे ना, ये चार भाग में आपको जो बोल रहा हूँ, ये जो चार भाग रहेंगे ना, इसको हम कहते हैं बेटा लघु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी। इसी को बेटा हम कहते हैं परागधानी। क्या कहेंगे बेटा, परागधानी, या इसी को बेटा हम कहते हैं पोलेन सेक। क्या कहते हैं, पोलेन सेक, या इसी को बेटा पे कहते हैं पोलेन चेम्बर। क्या कहते हैं बेटा, पोलेन चेम्बर। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नामों को, जो भाग है उन भागों को हमारे को पूर्णतः क्लियर करना है, तब जाकर हम ये प्रोसेस कर पाएंगे। तो प्रोसेस करने के पहले ही मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, भागों के नाम, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर जाते हैं, ये सारे भाग हो गए हैं। तो सबसे पहला भाग कौन सा रहता है, पाली। कितने भागों में, परागकोश को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। जैसे हम अंदर जाएंगे तो कितने भाग मिलेंगे बेटा, दो। दोनों को हम कहते हैं पाली, या इसी को हम कहेंगे लोब्स, या इसी को कहेंगे थेका। क्या कहते हैं, थेका, ठीक है ना। फिर इन पाली के अंदर, प्रत्येक पाली के अंदर कितने भाग रहेंगे, दो। कितने भाग रहेंगे, दो। इनको हम कक्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कक्ष। मतलब प्रत्येक पाली में कितने कक्ष रहेंगे बेटा, दो कक्ष रहेंगे। और अगर दूसरी पाली में भी जाएंगे तो दो कक्ष रहेंगे। ऐसे करके कितने कक्ष हो जाएंगे, चार। इन चार कक्षों को बेटा हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी, या परागधानी, या पोलेन सेक, या पोलेन चेम्बर, ठीक है ना। और ये वाला भाग बेटा हमारा कौन सा हो जाता है, पुतंतु, जो पहले मैंने आपको समझा दिया है। और यहाँ पर एक जुड़ने वाला भाग रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। ये भी मैंने पहले आपको बता दिया है। और इस संपूर्ण संरचना को हम क्या कहते हैं, पराग। ये वाली ऊपर वाली जो गोलाकार संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, परागकोश। क्या कह देते हैं, परागकोश, ठीक है ना। और परागकोश को ही हम कह देते हैं एंथर। क्या कह देते हैं, एंथर। तो इसके अंदर हम गए और फिर इस संपूर्ण संरचना को हम कह देते हैं बेटा पुंकेसर। क्या कह देते हैं, पुंकेसर, ठीक है ना। और बहुत सारे पुंकेसर मिलकर क्या बना देते हैं, उमंग बना देते थे। कितनी बातें समझ में आ गई है बेटा,
इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर नहीं हुई है एक बार और दोहरा देता हूँ कि अगर जब हम प्रोसेस पढ़ने जाएंगे लघु बीजाणु जनन की तो हमारे को यहीं से स्टार्ट होना पड़ेगा और ये भागों को हमारे को समझना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस पढ़ने से पहले मैं आपको भाग बता देता हूँ कि परागकोश के अंदर, अब लघु बीजाणु का निर्माण कहाँ होगा तो परागकोश के अंदर होगा। परागकोश के अंदर जैसे ही जाएंगे हमारे क्या मिलेगी बेटा, पाली मिलेगी। क्या मिलेगी, पाली। कितने भाग मिलेंगे, मतलब 2 भाग। उन 2 भागों को हम क्या कहेंगे बेटा, पाली, या उसी को हम कहेंगे लोब्स, या उसी को हम कहेंगे थेका, ठीक है ना। उसके बाद और पाली के अंदर जाएंगे तो पाली के प्रत्येक पाली के अंदर कितने भाग मिलेंगे, कितने कक्ष मिलेंगे, 2। तो 2 पाली के अंदर बेटा कितने कक्ष हो जाएंगे, 4। उन 4 कक्षों को हम क्या कह देंगे, लघु बीजाणुधानी, परागधानी, पोलेन सेक, पोलेन चेंबर, ठीक है ना। और ये भाग तो हम पहले से पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो ये इतने भागों के बारे में और कुछ बेसिक बातें मैंने पढ़ाई है, तो उसके भागों में तो उसके बारे में सारी जानकारी अब ये स्टार्ट करेंगे हम। ये लघु बीजाणु जनन की बातें जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे और प्रॉपर तरीके, क्योंकि आज अगर मैंने स्टार्ट किया ना बेटा इसको तो एक लेक्चर में तो संपूर्ण रूप से कंप्लीट, मतलब हम आधा लेक्चर थोड़ा सा बचा है, हम कहने का मतलब कि आपको प्रॉपर तरीके से इसको कवर नहीं कर पाएंगे, संपूर्ण बातें कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमारे को एक पूरा लेक्चर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पूरे लेक्चर के लिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले आप ये भागों को समझ लो, ये किसके भाग हो गए बेटा, परागकोश के भाग। किसके भाग हो गए, परागकोश के। इसको समझने के बाद हम कल नेक्स्ट लेक्चर में वापस से हम स्टार्ट करेंगे लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना। ये प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा जिससे कि आपको कोई सी भी समस्या नहीं आएगी। तो ये बेटा बात हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके बेटा, ठीक।